हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने चैप्टर 2 गुजराती इकोनोमेट्रिक्स में चैप्टर 2 गुजराती में क्लास 4th में आ चुके हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्लास होपफुली। इसके बाद से चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट हो जाएगा खत्म, फिर आपको पीपी और असाइनमेंट पे लगना है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा आपको गुजराती में, लेकिन ये स्टैट्स का पार्ट होता है और ये सभी टीचर्स को पता है, हमें भी पता है, इसलिए हम लोग आपको अलग से करा रहे हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। तो राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, हेडिंग लिख लिया। तो इसको भी क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, वही हेडिंग हमारा कंटिन्यू कर जाएगा। जस्ट अ मिनट। तो जिसमें से प्रॉपर्टी वन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के बारे में आपको पता है, फिर से हम थोड़ा सा आपको बैकअप दे देते हैं। जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, वो ये पढ़ाया था कि जो भी दो लाइंस होती हैं वो पास करती है कहाँ से, अपने मीन से। अपने मीन से तो दोनों लाइनें क्रॉस करती ही करती है, एक्स बार और वाई बार से। ठीक है, वाई ऑन एक्स भी और एक्स ऑन वाई भी। इसका स्लोप होता है बी वाई एक्स और इसका स्लोप होता है बी एक्स वाई। अगर वाई ऑन एक्स है तो स्लोप को हम बी वाई एक्स से जानेंगे, अगर एक्स ऑन वाई है तो स्लोप को हम एक्स ऑन वाई से जानेंगे। बी वाई एक्स का मतलब हो गया बच्चे आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये एक नया फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। बी एक्स वाई में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ऐसा नहीं है कि आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में नहीं पता है, इसके बारे में हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अब अगर आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वैसे ही x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू वाई माइनस वाई वन। सो सिंपल। इसको बच्चे बोलते हैं y ऑन x लाइन, इसको बोलते हैं x ऑन y लाइन। बी वाई एक्स, ये पूरी चीज, बी वाई एक्स इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, बी एक्स वाई इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो अब इन्हीं दोनों के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमें पता होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या होगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, द, आप भी साथ साथ लिखो, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। कितने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स? वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेरिएबल्स, सो देयर कैन बी ओनली टू। One is y on x and the other one will be x on y. And regression coefficients have same sign. Regression coefficients have same signs. Now see, इसमें proof देखोगे तो r b y x और b x y के बारे में हमें देखना है। तो now see, b y x जब करेंगे तो r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, b x y करेंगे r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। देखना जरा, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा हमें? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन एक्स इंटू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, अगर कभी रूट अंडर -2 इंटू -2 हो तो बाहर में -2 लिखना चाहिए, क्योंकि -2 एक ऐसा नंबर है जो खुद के साथ मल्टीप्लाई करके +4 दे रहा है, इसलिए -2 लिखेंगे। अगर अंदर में 2 और 2 आ गया तब तो बाहर में +2 लिखना चाहिए। तो लिखेंगे इफ बोथ बी वाई एक्स, और ऑल्टरनेट तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता -2 और +2 रूट के अंदर में। If both byx and bxy are positive, then r is also positive.
if both byx and bxy are negative, then r is less than 0. तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर शो करने को आ जाए, कोई अगर आपसे सवाल पूछ दे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के बारे में, पता है आपने रिग्रेशन तो पढ़ लिया, कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज पता है, तो आप ये सारी बातें लिख सकते हो। क्लियर बच्चे? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, द coefficient of correlation is the geometric mean, is the geometric mean between the regression coefficients। अभी तो मैंने आपको बताया, फिर से वही सारा वर्किंग, फिर से वही सब कुछ। ये जो वर्किंग दिखला रहे हैं ना, ये आपको हर जगह यही काम आएगा। r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, bxy इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो byx इंटू bxy इज इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा। r इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर byx इंटू bxy। सो और ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ रखा ना, रूट अंडर a इंटू बी क्या हो जाता है, a और b का ज्योमेट्रिक मीन। सो r इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ byx एंड bxy। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ही यही होता है, दोनों का प्रोडक्ट और टू द पावर 1/2। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if one of the regression coefficients is greater than 1, then other is less than 1। अब ऐसा क्यों? इसमें भी बच्चे यहाँ तक तो सब जगह सेम ही काम करना है, सेम वर्किंग है। अभी आप लिखोगे, उसका से एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। byx इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, bxy इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो, byx इंटू bxy, तो r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो byx इंटू bxy इक्वल टू r स्क्वायर। ध्यान से देखो, r स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? r स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? आपको याद है ना, r लाइज बिटवीन -1 to 1। r की वैल्यू तो चलो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जब r स्क्वायर कर दोगे तो डैट विल लाई बिटवीन 0 to 1। तो अब आप देखो, सिंस r स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो byx into bxy is less than equal to 1, which implies कि bxy is less than equal to 1 by byx। अब आप खुद ही सोचो, let byx is greater than 1, let byx is greater than 1। आप ऐसा कुछ इमेजिन कर लो, अभी आपको रफ में बतला रहे हैं। अगर byx is equal to 2 ले लिया तो bxy किससे छोटा आ गया? 1/2 से छोटा। तो ये तो वैल्यू 2 से 1 से छोटी आ गई ना, समझ में आ रही है बात? जब एक वैल्यू 1 से बड़ी, विच इम्प्लाइज 1/byx इज लेस देन 1 और bxy इज लेस देन इक्वल टू 1/byx एंड byx इज लेस देन 1। ध्यान से सुनो कैसे इंटरप्रेट करना, कैसे लिखना है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल से समझा दिया, लेकिन आप जब भी शो करोगे तो एग्जाम्पल से नहीं शो करना है। एग्जाम्पल से तो आप अपनी बातों को जज करते हो कि हाँ मैंने जो किया है वो सही है या नहीं, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाता। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए लॉजिकली लिखना पड़ता है।
तो आप कहोगे कि अगर बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 है तो 1/by(x) क्या हो जाएगा, लेस देन 1। और उससे छोटी वैल्यू है बी एक्स वाई की, तो बी एक्स वाई की इससे छोटी वैल्यू और ये 1 से छोटी वैल्यू, तो नहीं, कैसे? आप कैसी बातें कर रहे हो? मतलब दोनों को इक्वल कर दे रहे हो? नहीं, लेस देन इक्वल टू है ना। देखो ध्यान से, ये सिंबल है ना, आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया बी एक्स वाई। देखो बी एक्स वाई इससे छोटी वैल्यू और ये 1 से छोटी वैल्यू, तो फिर बी एक्स वाई भी फाइनली किससे छोटी वैल्यू हो गई, 1 से। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अभी कितनी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, 3 प्रॉपर्टीज। 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, the regression coefficients are independent of change of origin but not of scale। मतलब कुछ प्लस माइनस करोगे उससे रिग्रेशन कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप u मान लेते हो x प्लस सी और v मान लेते हो y प्लस डी, वेयर c एंड d आर सम कांस्टेंट, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बी वाई ऑन x इज इक्वल टू बी वी ऑन u। एक ही बात होगी, चाहे आप y डालो या फिर v डालो, चाहे आप x डालो या फिर u डालो। ठीक है, लेकिन अगर आपने स्केल का चेंज कर दिया, लाइक x माइनस ए बाई एच, तो इसमें पता हम दोनों साथ साथ कर रहे हैं। जो x में से माइनस ए कर रहे हैं दैट रिप्रेजेंट्स चेंज ऑफ ओरिजिन, और जो h से डिवाइड किया दैट रिप्रेजेंट्स चेंज ऑफ स्केल। v इज इक्वल टू है y माइनस बी अपॉन के, तो v इज इक्वल टू क्या है, y माइनस बी अपॉन के। ध्यान से देखो, तो इसमें एक रिलेशनशिप है कि बी एक्स वाई अगर आपको चाहिए h अपॉन के, और यहाँ पे आ जाता है बी यू वी। देखो तो जरा, x इज रिलेटेड विथ u, x इज रिलेटेड विथ u, y इज रिलेटेड विथ v, y इज रिलेटेड विथ v। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू एच अपॉन के बी यू वी, और साथ ही साथ बी वाई एक्स इज इक्वल टू के अपॉन एच बी वी यू। ये रिलेशनशिप आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो कि इसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है। क्वेश्चन, इफ, तभी तो एक क्वेश्चन कराना पड़ रहा है मुझे इस प्रॉपर्टी में, प्रूफ नहीं कराया मैंने, सिर्फ प्रॉपर्टी बताई है। ठीक है, अगर प्रूफ करना है तो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन वो करवा सकते हैं, चलो करवा देंगे प्रूफ हम। ठीक है, पहले समझ लो प्रॉपर्टी। इफ ईच एक्स इज एडेड विथ जेड, एंड नहीं जेड नहीं है, 2 है, एंड वाई इज एडेड विथ 5, तो बी ऑफ वाई ऑन एक्स इज, मतलब ये बी वाई एक्स है 1.7, देन व्हाट इज न्यू रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब न्यू रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है, कौन सा, बी वाई एक्स का। क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? एक्स में कुछ ऐड किया, वाई में कुछ ऐड किया है, रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या कोई चेंज आएगा? नो चेंज, एज origin does not affects
as origin does not affect regression coefficient. regression coefficients origin नहीं अफेक्ट करता है, चेंज ऑफ origin अफेक्ट नहीं करता है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ u is equal to 5x and v is equal to 3y, then bv on u, उसी का b पार्ट है, b पार्ट आप कर दो, दिस वाज a पार्ट, दिस इज b पार्ट. देखो जरा, सबसे पहले आप इस फॉर्मूला से मैच करोगे, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच से जब आप मैच करोगे तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 अपॉन एच की जगह पे 1/5. ठीक है. v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन के, तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन 1/3. तो हेयर h इज इक्वल टू कितना, h कितना हो गया 1/5, k कितना हो गया 1/3. दिख रहा है ना आपको, दिस इज h एंड दिस इज k. जो x माइनस ए अपॉन होगा वो h है, जो y माइनस समथिंग अपॉन होगा वो k है. अब ध्यान से देखें, अब आपने तो फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर ऐसा होगा तो बी वी ऑन यू, v किससे रिलेटेड है, y से रिलेटेड है, v किससे रिलेटेड है, y से रिलेटेड है. तो ये आ जाएगा बी वाई एक्स, और यहाँ देखो रूल क्या कहता है, अगर y आया है तो ऊपर में k और नीचे में h. सिंपल सी बात है, पहले y आ रहा है फिर x आ रहा है ना, तो y का k और इधर h. तो बी वाई एक्स के अपॉन h. क्लियर हो गया, पहले y का चेंज ऑफ स्केल और फिर x का चेंज ऑफ स्केल. नहीं नहीं, और वो तो बी यू वी में होता है एच अपॉन के, ये देखो. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, समझ गए समझ गए समझ गए, बी यू वी इधर है, बी एक्स वाई इधर है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक. एक मिनट एक मिनट, देखो जरा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है बी एक्स वाई इजल टू एच अपॉन के इंटू बी यू वी. बी एक्स वाई इज इक्वल टू एच अपॉन के बी यू वी, एच अपॉन के बी यू वी. तो हमें बी एक्स वाई तो गिवन है ना, बी एक्स वाई की जगह पे डाल दो वैल्यू. कितनी थी बी एक्स वाई की वैल्यू 1.7, बी वाई एक्स था 1.7 ना. ठीक है, तो बी इसको चाहिए होगा बी वाई एक्स, एक मिनट, बी वाई एक्स इजल टू क्या हो जाएगा के बाई एच बी वी यू. बी वाई एक्स की जगह पे 1.7 डाल देंगे, के की जगह पे 1/3, एच की जगह पे 1/5, बी वी यू. 1.7 इज इक्वल टू 5/3 बी वी यू. तो बी वी यू आ जाएगा 1.7 इंटू 3/5. ठीक है, 1.7 इंटू 3/5. आप इसको सॉल्व कर लोगे, अपना आ जाएगा वैल्यू. क्लियर. तो बस ये वाला रिलेशनशिप आपको याद रखना है. अब ये रिलेशनशिप आया कहाँ से, तो इसको देखते हैं हम लोग. तो प्रूफ लिखना, प्रूफ, प्रूफ में क्या करना है हमें, वही फिर से एक बार लिख देते हैं हम लोग अपना एक्सप्रेशन, कि अगर u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच है, v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन के है, तो हमें प्रूव करना है कि बी एक्स वाई इज इक्वल टू एच अपॉन के इंटू बी यू वी, एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू के अपॉन एच इंटू बी वी यू. देखो जरा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, थोड़ा सा इसका ट्रिकी है लेकिन आपको करना पड़ेगा. u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच है, इससे आप x निकाल लो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस यू एच. ठीक है, तो x बार कितना आ जाएगा
ए प्लस एच यू बार, क्योंकि यू और एक्स जो है वो वेरिएबल है, एच और ए कांस्टेंट है। अब अगर आप x माइनस एक्स बार करोगे तो ए कैंसिल, h कॉमन ले लेंगे, u माइनस यू बार। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन के करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b प्लस के वी। वाई मीन क्या आ जाएगा, b प्लस के इंटू वी मीन। फिर y माइनस वाई मीन करेंगे तो b कैंसिल, के v माइनस वी मीन। आ गया। अब आपको फॉर्मूला पता है बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन अपॉन, अगर ये मैंने फॉर्मूला आपको नहीं बताया तो आप साइड में कहीं पे लिख लें। बी वाई एक्स का फॉर्मूला हो जाता है समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई, वाई ऑन एक्स है ना तो अपॉन में स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर। याद हो गया। अगर बी एक्स वाई है, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई, नीचे में क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ स्मॉल वाई आई का स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये y ऑन x है तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखना जरा, बी वाई एक्स करेंगे तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन कितना है, h इंटू यू माइनस यू मीन। फिर इधर आ जाएगा k इंटू वी माइनस वी मीन अपॉन में आ जाएगा समेशन h स्क्वायर यू माइनस यू मीन का होल स्क्वायर। अब आप देखें बी वाई एक्स इज इक्वल टू एच के बाहर आ गया, इधर से एच स्क्वायर बाहर आ गया, समेशन ऑफ यू माइनस यू मीन वी माइनस वी मीन अपॉन में समेशन ऑफ यू माइनस यू मीन का होल स्क्वायर। एक एच से एक एच बचे कैंसिल, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू के अपॉन एच, समेशन ऑफ यू माइनस यू मीन वी माइनस वी मीन अपॉन में समेशन ऑफ u माइनस यू मीन का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ u माइनस यू मीन v माइनस वी मीन और अपॉन में समेशन ऑफ u माइनस यू मीन का होल स्क्वायर, ये क्या होगी, इसको क्या बोलेंगे। जैसे x और y के लिए लिखा था, देखो तो ये जो है नीचे में u है, नीचे में u है, ध्यान से नीचे में u है तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू के बाई एच बी वी ऑन यू। कर दिया प्रूफ। ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली आप किसके लिए प्रूफ कर लोगे, बी एक्स वाई के लिए। क्लियर बच्चे। तो ये हम लोगों ने कर लिया प्रॉपर्टी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोथ आर ऑफ सेम साइन, ये सब तो कर ही लिया। ज्योमेट्रिक मीन भी कर लिया, अगर एक बड़ा है तो दूसरा छोटा है। और एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, नंबर बताना अब जो लिखेंगे। ये था प्रॉपर्टी नंबर 4। दो और प्रॉपर्टीज हैं, एक अभी छोटी सी और फिर एक बड़ी सी। प्रॉपर्टी नंबर 5, both regression line passes through, both regression lines passes through x bar and y bar, मतलब दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो x बार और y बार है। दैट इज ऑन सॉल्विंग टू रिग्रेशन इक्वेशंस, दैट इज ऑन सॉल्विंग टू रिग्रेशन equations, on solving two regression equations we get x bar and y bar। क्लियर बच्चे। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, थोड़ा सा बढ़िया, मतलब अभी तक का सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वर्जन है इसका। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इससे आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे ना तब एग्जाम में जो पूछेगा वो आपको इजी लगेगा
और फिर कुछ कहने के लिए नहीं रहेगा कि मैम आपने ये नहीं पढ़ाया था, ये आ गया एग्जाम। इसलिए हम लोग थोड़ा सा 5-10% ना ऊपर ही पढ़ाते हैं, लेवल करके, कम नहीं पढ़ाते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइंस के बारे में। एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज होगी। और फिर उसके बाद से हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे लेंदी वाला, फिर आज की क्लास हमारी ओवर हो जाएगी। नासी बच्चे, दो लाइंस तो हमारे पास हैं ही ना रिग्रेशन लाइन, कौन कौन सी याद है आपको? y minus y mean is equal to r standard deviation of y upon standard deviation of x into x minus x mean. Let it be first equation. Let it be first equation. और ये कौन सी लाइन है? y on x. दूसरी ले लेंगे x minus x mean is equal to r standard deviation of x upon standard deviation of y, y minus y mean. Let it be second equation. अब आपको तो पता है ना दैट दिस इज स्लोप एंड दिस इज स्लोप, तो आप इसको लिख दो। m1 इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, m2 इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब आपने जूनियर क्लास में 11th-12th में कहीं पे पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला व्हेन दे हैव स्लोप m1 m2, याद है आपको? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, मॉडुलस के अंदर में एक्यूट एंगल के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू m1 इज व्हाट? r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन x माइनस r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, 1 प्लस r standard deviation of y upon x r standard deviation of x upon standard deviation of y. Now see, जरा एलसीएम वगैरह तो लेना पड़ेगा ना, और तो कोई रास्ता है नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x is standard deviation of y, r standard deviation of y स्क्वायर, नहीं उससे बात नहीं बनी, में ना कुछ और तिकड़मबाजी करना पड़ेगा, रुक जाओ। हम लोग इसी चीज को कॉमन ले लेते हैं, किसको? इसको देखो तो जरा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अगर ऊपर से कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा? r माइनस r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y तो था ही। अब जो चीज़ कॉमन लिया है वो नहीं है तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। किससे? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अरे यार जस्ट अ मिनट, एक गलती हो गई है तो ध्यान दो जरा। अभी हम इसको, गलती कहाँ हुई है? बहुत ही सिली मिस्टेक, ऑन ग्रांटेड लेने पे ऐसा ही होता है। ये सब तो ठीक है, फॉर्मूला तो ठीक है, यहाँ पर गलती हुई है। इसमें m2 ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? m1 तो होगा ये, क्योंकि ये y ऑन x है। स्लोप हम जब भी निकालते तो y कहाँ होना चाहिए? LHS पे, और x कहाँ होना चाहिए? RHS पे। तो पहले ना इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, y माइनस वाई वन, मतलब y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, x माइनस x मीन। अब जाकर के आया स्लोप, समझ में आ गई बात? y ऑन x में ही स्लोप आएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो m होता है हम उसी स्लोप के लिए फॉर्मूला पड़े हुए हैं, ये वाला फॉर्मूला। तो हम x इज इक्वल टू एम वाई नहीं बना सकते, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ही फॉर्म में लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो अब हमारे पास m2 कुछ और हो गया है, दिस वन इज m2। अब आप पुट करो आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। m1 की जगह पुट करोगे r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, माइनस m2 की जगह पे पुट करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन में 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन दिस। तो देखना जरा,
अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ले लेते हैं बाहर, क्या बचेगा? r माइनस, सेम ही है ना, तो 1/r, ठीक है। और नीचे से 1 प्लस r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, नीचे से अब आप क्या कर दो ना कि उसका होल स्क्वायर बाहर ले लो, r कैंसिल हो गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर, नीचे में आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर। ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ऊपर में चला गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया r माइनस 1/r। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इसका भी एलसीएम ले सकते हो, r स्क्वायर माइनस 1/r। समझ में आ रही है बात? मैंने बस टर्म्स को रीअरेंज किया है। ये जो स्क्वायर था एक कैंसिल, तो आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, नीचे में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस 1/r। बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया है, tan थीटा इज इक्वल टू। अब इसमें केसेस आपको देखना है, ठीक है। अब आपको थीटा चाहिए तो tan इनवर्स लगा दोगे राइट हैंड साइड पे, और क्या करोगे, बस यही एक स्टेप कर लोगे। लेकिन अब हम लोग पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करेंगे। अरे यार, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? कोई सा भी तो, चलो जो है उसी से कर लेते हैं। इफ r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, कोई भी नहीं हो रहा है, हो गया सर। एक मिनट, क्या खुल, क्या प्रिंट कर रहा है, कहाँ प्रिंट कर रहा है? अगर आप r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 लेते हो बच्चे, तो देखना जरा, यहाँ जैसे ही आप प्लस माइनस 1 डालोगे, r स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका? 0। tan थीटा 0 कब कब होता है? जब साइन थीटा 0 होता है, फिर tan पाई बाई 2 क्या हो जाता है? 1, और फिर tan पाई क्या हो जाता है? 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। 0 का मतलब है अगर यही लाइन है तो इसी पे दूसरी लाइन भी है, ये मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 0 का। तो लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। अगर थीटा इज इक्वल टू पाई है तो ये थीटा है, तो ये पाई, दोनों लाइन्स क्या हो गए? पैरेलल। थीटा इज इक्वल टू पाई पे क्या हो गए? थीटा इज इक्वल टू पाई पे क्या आ गया? पैरेलल। लेकिन मुझे बताओ कि जब दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, एक्स बार और वाई बार, थोड़ा ये डिस्कशन का मुद्दा है, तो क्या कभी भी लाइंस पैरेलल हो सकते हैं? लाइंस आर नॉट पैरेलल। ये केस तो हो ही नहीं सकता बच्चे कि थीटा इज इक्वल टू पाई आए। यानी आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के केस में लाइंस क्या हो जाएंगे? कोइंसिडेंट, दे कैन नॉट बी पैरेलल। तो एक रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं। सो अच्छा, r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है? परफेक्ट परफेक्ट कोलिनियर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां देखो, सो so in case of perfect positive और
perfect negative correlation. In case of perfect positive or perfect negative correlation, lines will be coincident. Lines will be coincident. Clear? अभी तो हमने सिर्फ एक केस किया है, केस 1. अब केस 2. केस 2 ध्यान से देखना. अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, या केस 2 में इफ r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, सिर्फ हम लोग स्पेशल केस का कर रहे हैं, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव और अनकोरिलेटेड, यानी डेटा आर अनकोरिलेटेड. तब देखना जरा हमारे साथ क्या होगा. tan थीटा इज इक्वल टू, इसमें r की जगह पे 0 डालोगे आप. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, इधर हो जाएगा 0 माइनस 1/0. ये क्या आ गया बताओ? माइनस इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी भी आप कह सकते हो. अब tan थीटा अगर माइनस इन्फिनिटी आ गया तो इसका मतलब थीटा क्या होगा? थीटा हो जाएगा 3π/2, प्लस माइनस दोनों हो सकता है क्योंकि ये मॉडुलस में होते हैं ना ये, तो प्लस माइनस दोनों होंगे, या मॉडुलस में जब बाहर निकलेगा तब तो प्लस ही मान लो. तो थीटा कितना आ जाएगा? π/2. दैट इज लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर यानी अगर टू रिग्रेशंस लाइन परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो हम लिखेंगे अनकोरिलेटेड. इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है. क्लियर बच्चे? तो इतना ही स्पेशल केस काफ़ी है, बहुत ज़्यादा स्पेशल और भी बहुत सारे होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, उतना करने का आपको ज़रूरत नहीं है. यही 3 स्पेशल केस के लिए आपको कर लेना है. पहले में दोनों आ गए, परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली नेगेटिव आ गए. केस 2 में अनकोरिलेटेड वाला आ गया. प्रॉपर्टीज खत्म. प्रॉपर्टीज खत्म. अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग. अच्छा क्वेश्चन है. चलो एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं आपको. फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. Find the regression coefficients and hence the coefficient of correlation from the following regression lines. And find means also. दोनों का मीन भी निकालना है. ठीक है, अब ध्यान से देखो. यानी इसमें 3 काम करने हैं. 3 काम करने हैं. कौन कौन सा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दूसरा है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, और तीसरा है मीन निकालना. तो सब बारी बारी से करते हैं. ठीक है, ध्यान से देखो. पहला फॉर मीन. मीन निकालना बहुत आसान है, इसलिए पहला काम मीन वाला कर ही लेते हैं. ठीक है, बाकी दोनों बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. फॉर मीन हमें पता है, आपको एक लाइन लिखना होगा, वो हम नहीं लिखने वाले क्योंकि हम लिख के अब पक चुके हैं. टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट एट एक्स मीन एंड वाई मीन, सो means are given by their point of intersection, and for their point of intersection we are solving the two equations. तो हम अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं. फॉर x मीन y मीन वी सॉल्व द टू रिग्रेशन इक्वेशंस. अब कोई y ऑन x होगा, कोई x ऑन y होगा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता.
कोई भी हो, है तो दोनों रिग्रेशन लाइन ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन होगा. वी सॉल्व टू इक्वेशंस. तो 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ सी, सॉल्व करते समय कुछ तो करना पड़ेगा ना. पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो. 2y कैंसिल, 4 माइनस 1 3, 4x माइनस 3x x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया? -3. समझ में आ गई बात? अभी भले ही नेगेटिव आ रहा है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं था, ये मैंने अपनी मर्जी से ऐड कर दिया था. फाइंड देयर मीन्स. तो मीन नेगेटिव आ रहा है तो आप उस पर मत जाओ, जो भी आएगा आपको वही लिखना है. अब आप x इज इक्वल टू -3, सही है ना? हाँ ठीक है. अब x इज इक्वल टू -3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. पुट x इज इक्वल टू -3 इन एनी इक्वेशन. 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसमें अगर x की जगह पे -3 डाल दोगे तो 2 इंटू -3 प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. -6 प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. y -4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया. ठीक है. सो मीन्स आर -3 एंड 4. क्लियर? पहला पार्ट हो गया. दूसरे पार्ट पे फोकस करो. ऐसा आपने आज तक अपनी लाइफ में कभी कुछ किया नहीं होगा. रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए दोनों लाइन को पहले लिख ले. तो देखो, दोनों लाइन में हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कौन सा y ऑन x है और कौन सा x ऑन y है. तो हमें अपनी तरफ से एज्यूम करके आगे बढ़ना है. तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं लेट, और उसको चेक करेंगे कि हमने जो एज्यूम किया है वो सही है या गलत है. तो लेट 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बी y ऑन x. अगर इसको आप y ऑन x मानते हो तो इसमें y को लेफ्ट हैंड साइड पे कर दो और x को राइट हैंड साइड पे. तो y इज इक्वल टू -2x -2. अब बताओ तो इसमें स्लोप क्या है? -2 है. तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू -2. अब अगर पहली वाली लाइन को आपने y ऑन x माना है तो दूसरी वाली लाइन तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? देन अदर लाइन इज क्या हो जाएगी? अदर लाइन इज x ऑन y. कौन सी लाइन है? 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसमें x के लिए सॉल्व करो ना. x इज इक्वल टू -2y -1 बाई 3 तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गया? बी एक्स वाई इज इक्वल टू -2/3. अब देखो तो जरा आप, बी वाई एक्स आ गया -2, बी एक्स वाई आ गया -2/3. दोनों सेम साइन के हैं, दोनों सेम साइन के हैं, बहुत बढ़िया. लेकिन इतने से सिर्फ वैलिड नहीं मिल जाता, ये नहीं पता लग जाता कि हाँ हमने सही एजम्पशन लिया. अभी दोनों को मल्टीप्लाई भी करना बाकी है. एक बार जरा मल्टीप्लाई करके देखो कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट देता है हमें r² और r² की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1. तो -2 इंटू -2/3 दैट इज 4/3. 1.33 दैट इज ग्रेटर देन 1. नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल ये आपको पता है, एज r² इज लेस देन इक्वल टू 1. तो ये 1.33 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो नॉट पॉसिबल. हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. अब हम तुरंत जाकर के अपने एजम्पशन को बदल देंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी, तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी? 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज x ऑन y. यानी पहले वाले इक्वेशन में देखो, इसी को लिखा है मैंने. पहले वाले को y ऑन x माना था तो गलत आ गया. अब इसको x ऑन y मान लो, और उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो कंफर्म है कि x ऑन y होगा ही होगा. तो 2x इज इक्वल टू -y -2. x इज इक्वल टू दिस इज y ना, दिस इज नॉट लाइक 4. थोड़ा सा मुझे टिल्टेड लिखने दो. y
तो -y/2 -1. So here bxy is -1/2. अब दूसरे लाइन के बारे में आएंगे. दूसरी लाइन क्या है? 3x + 2y + 1 = 0 will be 2y = -3x - 1. y -3/2 x - 1/2. byx = -3/2. दोनों का साइन तो बहुत बढ़िया है. अब एक बार चेक कर ही लेते हैं. bxy × byx = -1/2 - 3/2. कितना आ गया? 3/4. ये तो लेस देन 1 है, तो सही है. अब हमारा करेक्ट एजम्पशन है, अगर मान लो किसी किसी क्वेश्चन में यहीं पे आ जाता लेस देन 1, तो फिर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी, हम वैसे ही आगे बढ़ जाते. तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स तो हमें मिल गया बच्चे. तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर दिस वन. सो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर bxy = -1/2, byx = -3/2. अब r निकालेंगे तो r = √under bxy × byx. r = √under -1/2 - 3/2 = दोनों नेगेटिव है, बाहर क्या लेंगे? -2 तो नीचे आ गया, ऊपर में बच गया √3. -√3/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. माइनस इंपॉर्टेंट है, माइनस नहीं लगाओगे मार्क्स कटेगा. तो हमने तीनों पार्ट कर लिए बच्चे. देखो कौन कौन से पार्ट. आर निकाल लिया. सबसे पहले मीन निकाल लेना आसान होता है, क्योंकि मीन का किसी से कुछ लेना देना नहीं है. मीन के लिए दोनों इक्वेशन को फटाफट बस सॉल्व कर देना है. मीन के बाद आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट से पहले डिसाइड करना पड़ेगा. अगर पहली बार में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एजम्पशन को चेंज करके निकालोगे, जैसा कि अभी हमने निकाला है. उसके बाद से कोरिलेशन के लिए आप √under दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे. अगर दोनों नेगेटिव है तो आर में भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आर में भी पॉजिटिव लगाना पड़ेगा. ठीक है. अब इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं. रिग्रेशन इक्वेशन भी अगर निकालने को आता है तो आपको byx और bxy निकालना आपको आता है डेटा से, वहां से भी आप निकाल सकते हो. और x और y हमें दिया रहेगा, तो वहां से तो मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया है. तो इतना ही था बच्चे हमारे चैप्टर किसमें? 2 में. अब चैप्टर 2 का आपको असाइनमेंट और पीपी करना है. उसके बाद से फिर हम लोग चैप्टर 3 में चलेंगे. तो आज चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट होता है फिनिश, और फिर मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय 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 बाय. और बच्चे हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हो सकता है कि अब आपको इस क्लास के बाद यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स ना मिले, क्योंकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है कि अब इसके बाद से होल्ड कर देना है. अब इसके बाद से सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो लोग एडमिशन लेंगे. तो आगे के वीडियोस के लिए फिर आपको 93 प्रवीण सर का नंबर होगा आपके पास, तभी आप मेरा ये सुन ही रहे होंगे. 9311. आप एक नंबर नोट कर लो, प्रवीण सर का नंबर 9311 377 321. इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हो कि आगे की वीडियोस आपको कैसे मिलेंगी. तो अभी तक के लिए इतना ही, और अभी आप चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि आगे के क्लासेस में इनकी रिक्वायरमेंट होगी. और मैंने आपको पहले ही कहा है कि हर चैप्टर अपने नेक्स्ट चैप्टर में यूज होता है, तो आपको पढ़ करके ही आना पड़ेगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय 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 बाय.